नमस्कार, मैं डॉक्टर एम.एल. वर्मा, प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज, रायपुर, छत्तीसगढ़। आज मैं आप लोगों को बीएससी फाइनल पेपर 2 यूनिट 1 का जो टॉपिक है आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स पहले पार्ट में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से डुलोंग पेटिट ने जो है स्पेसिफिक हीट के लिए नियम दिए थे। वह नियम जो है वह क्लासिकल थ्योरी पर आधारित था, लेकिन वह नियम जो है पूरे कंप्लीट ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसलिए आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी के आधार पर जो है इस स्पेसिफिक हीट को ताप के साथ किस प्रकार बदलता है समझाने के लिए क्वांटम थ्योरी दिया। इस क्वांटम थ्योरी में कुछ पॉस्टुलेट है। पहला पॉस्टुलेट ये है कि जो सॉलिड होता है वह अधिक संख्या के परमाणु से मिलकर बना होता है। इट मीन सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम। यदि हम माने तो 1 किलोग्राम परमाणु में तो उसमें n एटम होते हैं, जहाँ पर n उसका एवोगाड्रो नंबर है, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है। सेकंड जो है कि एटम जो है वाइब्रेट ऑन आइदर साइड ऑफ देयर मीन पोजीशन, और उसके जो फ्रिक्वेंसी होती है द थर्ड इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द ऑल एटम ऑफ ए सॉलिड इज सेम, और उस फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं आइंस्टीन फ्रिक्वेंसी। और आइंस्टीन फ्रिक्वेंसी जो है एक पदार्थ का जो है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, और डिफरेंट सॉलिड के लिए म्यू का मान जो है भिन्न भिन्न होता है। तीसरा जो पॉस्टुलेट है, चौथा पॉस्टुलेट जो ये है कि प्रत्येक एटम जो है उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। पांचवा जो है कि डुलोंग पेटिट जो नियम है उसमें हम देखे हैं कि एनर्जी जो होता है वह कंटिन्यूस होता है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है वह जो है डिस्क्रीट है। अर्थात एनर्जी कैसा होगा, En इज इक्वल टू एन एच म्यू। यदि n इज इक्वल 0 1 2 3 तो उसके एनर्जी होंगे 0 एच म्यू 2 एच म्यू 3 एच म्यू, इस प्रकार से होते हैं। और लास्ट पॉस्टुलेट है कि ये जो परमाणु जो है जो ऑक्सीडेटर तरह कार्य करते हैं वह जो है एक डिस्टिंग्विशेबल होता है, और ये जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी को फॉलो करते हैं। यदि इस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को यदि अपन लेकर देखें तो उसके हिसाब से जो है हम इसके लिए फार्मूला प्रूव कर सकते हैं। मान लो हमारे पास जो है n एटम है, एटम नंबर n0 n1 n2 इस प्रकार से n एटम है, और प्रत्येक एटम की जो एनर्जी है n0 एटम की एनर्जी जो है 0 है, n1 का h म्यू है, n2 का 2 h म्यू है। इस प्रकार से प्रत्येक जो ऑक्सीडेटर है उसकी एनर्जी है। यदि हम यहाँ पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के स्टडीज को देखें तो उसमें लिए किसी भी ऑक्सीडेटर की जो संख्या होती है nr इज इक्वल टू होता है n0 e - RH म्यू अपान kT। यदि r का मान डिफरेंट मान रखें तो n1 इज इक्वल टू n0 e - h म्यू अपान kT, n2 इज इक्वल टू n0 e - 2 h म्यू अपान kT, इस प्रकार से होगा। तो टोटल ऑक्सीडेटर कितने होंगे, तो n इज इक्वल टू n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3, इस प्रकार से इज इक्वल टू यदि हम n1 n2 n3 के मान रखें और मान रख करके इसको सॉल्व करें तो हमको मिलता है कि टोटल n जो है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेटर जो है n इज इक्वल टू n0 1 - e - h म्यू अपान kT। ये जो है उसके कुल ऑक्सीडेटर की संख्या है। यदि हम जो है अब इसमें जो ऑक्सीडेटर है उसकी एनर्जी का मान निकालें, एनर्जी का मान निकालने के लिए हम जो है निकाले फार्मूला, तो टोटल एनर्जी कितना होगा, E इज इक्वल टू n0 इंटू 0, क्योंकि जो n0 पार्टिकल है उसकी एनर्जी 0 होती है, इसलिए n इंटू 0 है, प्लस n1 इंटू एच म्यू, क्योंकि n1 पार्टिकल की एनर्जी h म्यू होती है। इस प्रकार से सभी जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी को मल्टीप्लाई करके हम सम कर दें तो वहाँ पर टोटल एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेटर निकल जाएगा। तो E इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू फार्मूला है, उसमें अब n1 n2 n3 n4 जितने भी ऑक्सीडेटर हैं उसके नंबर जो है उसके मान रखें यहाँ पर। तो मान रखने पर यदि हम उसको सॉल्व करें तो हमको मिलता है E इज इक्वल टू n0 h म्यू e - h म्यू अपान kT इंटू 1 अपान 1 - e - h म्यू अपान kT पावर 2। अब यहाँ पर ये जो है एनर्जी निकला। यदि अब हम निकालें उसका मीन मान निकालें, मीन एनर्जी निकालें, तो मीन एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेशन ऑफ एटम पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है E एवरेज इज इक्वल टू टोटल एनर्जी E अपान टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑक्सीडेटर n। तो हम लोग यहाँ पर E और n का मान निकाल चुके हैं, और E n के मान को यदि हम यहाँ पे रखें तो E एवरेज इज इक्वल टू यहाँ पर ये फार्मूला आएगा, और इसको हम सॉल्व करें तो हमको मिलेगा कि E इज इक्वल टू h म्यू अपान e⁻h म्यू अपान kT - 1। ये जो है एक एटम के लिए है, पर डिग्री ऑफ के लिए है। अब आपको मालूम है कि एटम में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, इसलिए मीन एनर्जी पर एटम E एवरेज इज इक्वल टू 3 इंटू एच म्यू अपान e⁻h म्यू अपान kT - 1। अब यहाँ पर जो है स्पेसिफिक हीट देखें तो स्पेसिफिक हीट जो होता है क्या होता है, CV इज इक्वल टू du अपान dt। अब यहाँ पर जो है u निकाल चुके हैं, u कितना होगा, u इज इक्वल टू 3n
एच म्यू अपान ई टू द पावर एच म्यू अपान के टी माइनस वन यहाँ पर अपन निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर जो है यू का मान यहाँ पर रखें तो सी वी का मान निकल जाएगा, और सी वी का मान कितना हो गया यहाँ पर, सी वी इज इक्वल टू, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें डी अपॉन डी टी करें, डी अपॉन डी टी करने पर जो है हमको जो फॉर्मूला मिलेगा वो फॉर्मूला होगा सी वी इज इक्वल टू 3r एच म्यू अपान के टी पावर 2 ई टू द पावर एच म्यू अपान के टी अपान ई टू द पावर एच म्यू अपान के टी माइनस वन के पूरे पावर 2, सिंस एन के इज इक्वल टू आर होता है। अब यहाँ पर जो है एक नया वैल्यू रखते हैं एच म्यू अपान के इज इक्वल टू थीटा। ये थीटा जो है इसके जो डायमेंशन होता है वह टेम्परेचर के डायमेंशन बराबर होता है, और इसको नाम दिया गया है आइंस्टीन टेम्परेचर। तो थीटा जो है यहाँ पर क्या है, आइंस्टीन टेम्परेचर है। यदि हम यहाँ पे इसको एच म्यू अपान के इज इक्वल थीटा रखें तो फार्मूला हमारा जो ऊपर जो फार्मूला है वो हो जाएगा सी वी इज इक्वल टू 3r थीटा अपॉन टी पावर 2 ई टू द पावर थीटा अपॉन टी अपान ई टू द पावर थीटा अपॉन टी माइनस 1। इस प्रकार से हमको जो फार्मूला मिलता है, इस फार्मूले के आधार पर यदि हम स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर के यदि हम ग्राफ खींचें तो हमको ग्राफ इस बात मिलता है। अब ये ग्राफ में देखते हैं कि यहाँ पर जो है जब कमरे के ताप के आसपास जो है इसका जो वैल्यू सी वी जो है वह लगभग कांस्टेंट हो जाता है, और कम ताप पर यदि हम ताप को हम धीरे धीरे कम करते हैं सी वी का मान धीरे धीरे कम होता जाता है, और एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर उसका मान जो है जीरो हो जाता है। तो ऊपर जो हम लोग समीकरण निकाले हैं उस समीकरण को यदि हम जो है दो केस में देखते हैं, यदि मान लिया केस वन जो है, यदि मान लो वह हाई टेम्परेचर है, अति उच्च ताप पर है, जब ताप अधिक होगा तो टी का मान जो है आइंस्टीन ताप से बहुत अधिक होगा, तो टी इज मच ग्रेटर देन थीटा, देयरफॉर थीटा अपॉन टी इज मच लेस देन 1। यदि इसको हम देखें तो थीटा अपॉन टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, या 1 प्लस थीटा टी ले सकते हैं। इसको हम सॉल्व करें तो सी वी इज इक्वल टू 3r थीटा अपॉन टी के स्क्वायर 1 अपान 1 प्लस थीटा अपॉन टी माइनस 1 पूरे के स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3r। इस फॉर्मूले इसमें यदि हम हाई टेम्परेचर को देखें तो सी वी इज इक्वल टू 3r मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि सी वी का मान जो है वह जो है कांस्टेंट है। इसमें इस टर्म में जो है कहीं पर टेम्परेचर का टर्म नहीं है, इसलिए कांस्टेंट है, अर्थात सी वी जो है कांस्टेंट है, जो कि डुलांग-पेटिट के नियम के अनुसार फॉलो करता है। तो डुलांग-पेटिट में भी हाई टेम्परेचर पर जो है सी वी का मान कांस्टेंट आया था, और यहाँ पे आइंस्टीन थ्योरी में भी सी वी का मान जो है हाई टेम्परेचर के लिए जो है कांस्टेंट मिला है। यदि हम लोअर टेम्परेचर को देखें तो लोअर टेम्परेचर में क्या होता है कि व्हेन टी इज लेस देन थीटा आइंस्टीन टेम्परेचर से, तो थीटा अपॉन टी इज मच ग्रेटर देन 1, और उस केस में क्या होगा, ई टू पावर थीटा अपॉन टी इज मच ग्रेटर देन 1, और थीटा अपॉन टी माइनस 1 इज इक्वल टू ई टू पावर थीटा अपॉन टी ले लें तो उसमें सॉल्व करने पर आएगा सी वी इज इक्वल टू 3r थीटा अपॉन टी का स्क्वायर ई टू पावर माइनस थीटा अपॉन टी। इस प्रकार से ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू में देखें तो यदि स्पेसिफिक हीट जो है यदि उसको हम लो टेम्परेचर पर देखें तो लो टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट मान जो है ताप घटने के साथ साथ जो है चिर घातांकीय रूप से जो है धीरे धीरे घटती है। जैसे जैसे टी का मान जो है शून्य की ओर घटता है, कम जाता है, उसी प्रकार से सी वी का मान भी जो है जीरो को घटता है, और व्हेन टी टेंस टू जीरो सी वी टेंस टू जीरो। यहाँ पर जो है ये बता दें कि एक ही यदि ताप है उसके लिए भिन्न भिन्न जो सॉलिड है उसके लिए आइंस्टीन थीटा का मान भिन्न भिन्न होता है। किसी मटेरियल के लिए थीटा मान अलग होगा, दूसरे के लिए अलग होगा। तो यदि हम डिफरेंट मटेरियल लें तो डिफरेंट मटेरियल के लिए थीटा का मान जो है डिफरेंट होता है। और यदि इस पे थीटा जो है एक आइंस्टीन टेम्परेचर है, वह टेम्परेचर है जिससे कम ताप पर विशिष्ट ऊष्मा जो है ताप के साथ परिवर्तित होता है, और उससे अधिक ताप पर विशिष्ट ऊष्मा जो है वह कांस्टेंट होता है। इस प्रकार से आइंस्टीन टेम्परेचर को डिफाइन किया गया है। इस प्रकार ये जो क्वांटम थ्योरी जो है, क्वांटम थ्योरी के आधार पर आइंस्टीन ने जो है स्पेसिफिक हीट सॉलिड को समझाने के प्रयास किया है। अब इसका जो है कुछ ड्रॉबैक हो गया है, और जो कुछ ड्रॉबैक है इस ड्रॉबैक को डिवाई ने जो है सॉल्व किया है। ड्रॉबैक मुख्य ये था कि यहाँ पे जो एटम है उसको जो है इंडिपेंडेंट जो है अलग अलग इंडिपेंडेंट मान लिया गया था, तो यहाँ पर जो है डिवाई ने उसको चेंज किया कि यदि हम उसको अलग अलग इंडिपेंडेंट नहीं मानेंगे, बल्कि यह जो है एक फ्रीक्वेंसी के परास में, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी ना होकर के एक फ्रीक्वेंसी के परास में जो है यह कंपन करता है। इसको हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।